मिनिमम 6 बैंड लाने पड़ेंगे। उन लोग को वर्क परमिट मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, फिर भर भर के पैसा मांगते हैं। हर महीने $667 मिलते रहेंगे। फटाफट जॉब अप्लाई करना, एडमिशन मिलना भी थोड़ा हार्ड है। तो फ्री वाले कंसल्टेंट होते हैं, तो बेकार अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो 2 दिन के अंदर या सेम डे आपको ऑफर लेटर देगा। 15 लाख गए, एजेंट खा गया, वो इसलिए खाते। और अगर टैटू वेटू करवा रखा है तो उसका 7-8 हजार रुपए अलग से लगेगा। तो अगर आपको कनाडा में आना है तो आप अलग अलग वीजा में आ सकते हो, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, डायरेक्ट पीआर लेकर आ सकते हो, विजिटर वीजा से वर्क परमिट करवा के फिर पीआर ले सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में आप किस तरीके से स्टडी वीजा पे आ सकते हो। तो दोस्तों, अगर कनाडा में स्टडी वीजा के थ्रू आना चाहते हो तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, आईआरसीसी के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बतानी पड़ती है। तो मेरे केस में मैंने आईएलटीएस की एग्जामिनेशन दी थी, जिसमें मेरे ओवरऑल 7 बैंड आए थे। अब अगर मान लो अगर आपको एसडीएस कैटेगरी में वीजा लगाना है तो आज की तारीख में रूल ऐसा है कि आपको हर एक मॉड्यूल में मिनिमम 6 बैंड लाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में मेन डिफरेंस क्या होता है? आपके अगर मान लो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हर एक मॉड्यूल में अगर 6 बैंड आ सकते हैं तो आप एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लगा सकते हो। लेकिन अब मान लो अगर आप गुजराती मीडियम से पढ़े हो, पंजाबी मीडियम से पढ़े हो, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कनाडा के जो द्वार है आपके लिए बंद हो जाएंगे। उन लोगों के लिए नॉन एसडीएस कैटेगरी बना रखी है। अब नॉन एसडीएस कैटेगरी में अगर आपके 5 बैंड आएंगे, 5.5 बैंड आएंगे तो भी आप फाइल लगा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 5-5.5 बैंड तक की अगर मेहनत कर सकते हो ना, तो एक बार हिम्मत जुटा के 6 बैंड तक ले आओ, एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाना। क्योंकि एसडीएस कैटेगरी में जो सक्सेस रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्लस इसका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो भी थोड़ा फास्ट होता है कंपैरेटिवली नॉन एसडीएस से। अब दोस्तों, कनाडा आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है ना वो ये है कि अगर आप जब कॉलेज सिलेक्ट करोगे ना तो डीएलआई कॉलेज तो वो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वर्क परमिट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, कुछ पब्लिक कॉलेज में आते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पब्लिक कॉलेज को चूज करना, क्योंकि मॉन्ट्रियल में हाल ही में रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में आए थे ना, उन लोग को वर्क परमिट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो अगर ये प्रॉब्लम से बचाना चाहते हो ना तो स्टार्टिंग से ही ट्राई करो कि पहले तो यूनिवर्सिटी मिलती हो तो यूनिवर्सिटी में जाओ। लेकिन अगर उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, प्लस अगर आप यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कॉलेज में आ जाओ। लेकिन कॉलेज कौन सा? हम्बर, सेनेका या फिर कोई भी पब्लिक कॉलेज में आओगे, 2 साल पढ़ाई करोगे तो भाई गारंटी है कि 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 1 साल पढ़ाई करोगे तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और एक और बात, मैंने जो 2 साल पढ़ाई करी थी एक साथ नहीं करी थी, 1+1 इस तरीके से किया था। पहला साल का कोर्स था मॉन्ट्रियल में, पब्लिक कॉलेज सीजेप करके था, और जो सेकेंड ईयर का कॉलेज था वो यहाँ पे था सेनेका कॉलेज में। और 1+1 डिफरेंट प्रोविंस में मैंने अपनी एजुकेशन करी, उसके बावजूद मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। तो अगर आपको ये अगर प्रॉब्लम है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई मिलेगा, मेरे को मिला है तो आपको भी मिलेगा। अब दोस्तों, दूसरा डिफरेंस एसडीएस और नॉन एसडीएस का ये होता है फंड्स का। मान लो अगर आप एसडीएस वीजा में अगर अपनी फाइल लगा रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, आपको $10,200 जीआईसी भरनी है, बात खत्म। कोई आपको प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिखाने, गोल्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, कोई भी तरीके का बैलेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं दिखाना। लेकिन अगर नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाते हो तो उसमें जीआईसी दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फिर भर भर के पैसा मांगते हैं, भर भर के आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फंड्स के प्रूफ मांगेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि एसडीएस कैटेगरी का मौका बिल्कुल मत छोड़ना, उसी में अपनी फाइल लगाना, सिर्फ जीआईसी भरनी है। जब यहाँ पे आप लैंड करोगे तो आपको एक साथ $2,000 मिलेंगे, फिर आपको अगले 12 महीने तक हर महीने $667 मिलते रहेंगे, जिसको आप सेव कर सकते हो नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए, या फिर अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो अपने लिविंग एक्सपेंस भी उस पैसे से आप निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आके फुल मेहनत करना, फटाफट जॉब अप्लाई करना, जॉब मिलेगी। मुझे आते ही मिल गई थी तो आपको भी मिल सकती है। हो सकता है कोई प्रोविंस की वजह से, कोई लोकेशन की वजह से, कोई टाइम की वजह से फर्क पड़े, लेकिन सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी। बस हिम्मत मत हारना, मेहनत करते रहना। और जीआईसी को अगले साल के लिए अगर बचा सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, आईआरसीसी की जो कल अपडेट आई है उस अपडेट के हिसाब से आपको $20,000 शो नहीं करने हैं, आपको $20,635 की जीआईसी बननी है। जो जीआईसी हम पहले 10,000 भरते थे, अब वो 20,000 बननी है। 6 लाख की जगह 12 लाख बननी है। 6 लाख भरने में ही हालत खराब हो जाती थी, मेरी भी हुई थी। तो 12 लाख बनना तो मतलब बहुत खतरनाक बात है गवर्नमेंट के लिए, तो बहुत फायदे वाली बात है, नया पैसा उनके देश में आएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स है जो जनवरी में आएंगे यहाँ पे, उन लोगों के लिए ये जो न्यूज है मुझे पता है बहुत दुखद है, बहुत ही खतरनाक है। भाई 12 लाख कैसे बनने में अभी तो सोच के परेशान हूँ। और जो दूसरी न्यूज है वो ये है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी 18 महीने का वर्क परमिट का एक्सटेंशन देने वाले थे, उन लोगों को जिनका भी एक्सपायर होने वाला है, वो रूल टेम्पररी था, वो हमने सिर्फ कोविड की वजह से चालू किया था, और वो वापस से हम बंद कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर से पहले पहले अगर किसी का भी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, हम उनको 1.5 साल का एक्सटेंशन देंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी फाइल लगाता है उसको हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो भाई ये बेस्ट टाइम है, दिमाग लगा के जरा पीआर जल्द से जल्द किस तरीके से मिल सकता है उस पर फोकस करो। पीआर प्लस करियर पे फोकस करना, खाली पीआर पे मत करना। अब दोस्तों, आईएएस दे दी, 6 बैंड से ऊपर आ गए, ओवरऑल 6 बैंड भी आ गए, ठीक है, पैसे की व्यवस्था भी आपने कर ली। अब कौन सा स्टेप है?
अब आपको देखना है कि भाई आपका किस में पैशन है, आपकी क्या प्रॉपर, अगर मान लो बैचलर्स करिए तो फिर मास्टर्स किस में करनी है, अगर यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो कॉलेज में कर रहे हो तो पीजी या फिर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या कोई भी तरीके का जो कोर्स है वो कौन सा लेना है वो आपको डिसाइड करना है। उसके अंदर मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकता, आपका पैशन किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके हिसाब से कोर्स सिलेक्ट करना। लेकिन डीएलआई कॉलेज होना चाहिए, पब्लिक कॉलेज होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी है तो बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले मजा ही है, फिर तो करियर भी अच्छी तरीके से बनेगा। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो भरपूर होती है, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की फीस, प्लस एडमिशन मिलना भी थोड़ा हार्ड है। थोड़ा स्कोर वोर आईएलएस का भी अच्छा मांगते हैं, उसमें 7 बैंड मांगते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। प्लस बैचलर्स में अगर इंडिया में अगर परसेंटेज थोड़े ठीक ना हो, बैकलॉग ज़्यादा हो, तो भी यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर आपको जल्दी से नहीं मिलता है। अब कंसल्टेंट कोई भी चुनो आईसीसीआरसी अप्रूव होना चाहिए। और जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, कभी कभार 6-7 हज़ार रुपये आपसे मांगेंगे फाइल लगाने का। मेरे केस में मेरा जो कंसल्टेंट था उसने फ्री में फाइल लगाई थी। तो फ्री वाले कंसल्टेंट होते हैं जो आईसीसीआरसी अप्रूव भी होते हैं, तो वैसे वाले कंसल्टेंट ढूंढना, तो आपका जो 6-7 हज़ार का खर्चा है फालतू का बच जाएगा। और अब जब कॉलेज के अंदर भी आप अप्लाई करोगे ना, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपसे एप्लीकेशन फ़ी मांगते हैं। कुछ मांगेंगे 100 कैनेडियन डॉलर, कुछ मांगेंगे 150 कैनेडियन डॉलर, कुछ होंगे बिल्कुल ही फ्री। तो वो अपने हिसाब से ज़रा देख लेना। और कभी कभार क्या होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं ना, मेरे केस में जो मेरा कंसल्टेंट था उसने बोला था तेरा जो कॉलेज है वो फ़ी मांग रहा है, लेकिन हमारा कुछ टाइप है, पार्टनरशिप है, कुछ डील है उनके साथ, तुझे फ़ी नहीं भरनी है, तो मेरे पैसे बच गए थे। तो ऐसा भी सीन होता है, उसके बारे में भी थोड़ा पता लगा लेना, स्टडी कर लेना। जो पैसे बच सकते बचाओ, फीस में तो बचा नहीं पाओगे, वो तो भरनी ही है। अब जब आप कॉलेज में अप्लाई कर दोगे तो हर एक कॉलेज का टाइम अलग होता है। कोई आपको 7 दिन के अंदर ऑफर लेटर देगा, कोई 14 दिन के अंदर, कोई 21 दिन के अंदर, कोई बिल्कुल ही बेकार अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो 2 दिन के अंदर या सेम डे आपको ऑफर लेटर देगा। तो जितना जल्दी ऑफर लेटर आ रहा है, यानी फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, तो थोड़ा ध्यान रखने का कॉलेज चूज करने से पहले। अब जब आपको ऑफर लेटर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि भाई आपकी इतनी फीस है, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन से पहले फीस भर देना। वायर ट्रांसफर करवाना होता है, एसबीआई बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक में अकाउंट है, वहां जाओ। अगर नहीं समझ आ रहा तो अपना जो कंसल्टेंट है उसको ही पूछो। लेकिन हाँ, अगर कंसल्टेंट कोई एजेंट यूज करता है तो एजेंट फिर पैसा यहाँ भेजने के लिए आपकी जो फीस है इंडिया से यानी INR से CAD में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कुछ चार्ज लेगा। तो सिंपल से भाई बैंक में चले जाना, वहाँ पे वायर ट्रांसफर का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। उनको बोलने का कि मेरे को इतने पैसे इस कॉलेज की। और हाँ, जब पैसे भरो तो किसी एजेंट के अकाउंट में पैसे नहीं भरने, कोई कंसल्टेंट के अकाउंट में पैसे नहीं भरने। कॉलेज का जो ऑफर लेटर होगा उसमें लिखा होता है कॉलेज की बैंक डिटेल्स, उसी के अंदर पैसे भरने हैं, किसी और के अंदर नहीं भरने हैं। वो जो फ्रॉड आते हैं ना कि भाई 15 लाख गए, एजेंट खा गया, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि आप 15 लाख किसी एजेंट के अकाउंट में भरते हो। एजेंट में नहीं भरना है, डायरेक्टली कॉलेज में भरना है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कॉलेज का नंबर दिया होगा ऑफर लेटर में, उनको कॉल करके पूछ लो हाउ आई कैन पे द फीस एंड ऑल, जो भी आपको जानना है आप उनसे डायरेक्टली पता कर सकते हो। अब जब फीस भर दोगे तो कुछ टाइम के बाद कॉलेज आपको, जैसे कि पहले ऑफर लेटर दिया था ना, और अगर अब कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिशन दे देता है, तो आपको वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा, जिसको बोलते हैं LOA। इसको संभाल के रखना। LOA यानी आपको कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अब वीजा की फाइलिंग लगानी है। लेकिन वीजा की फाइलिंग लगाने से पहले GIC अकाउंट ओपन करवाना है। तो मतलब पहले IELTS दी, फिर कॉलेज में अप्लाई किया, कॉलेज में अप्लाई करने के बाद ऑफर लेटर आया, फिर फीस भरी, फीस भरने के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया। अब जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद GIC अकाउंट खुलवाना है, लाइन वाइज। GIC अकाउंट खुलवाओ, स्कॉशिया बैंक, ICICI बैंक, CIBC बैंक, मेरे सजेशन में स्कॉशिया बैंक में खुलवाना। ज़्यादा ATMs है, ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस है। क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे पिक्चर के सीन पॉइंट्स मिलेंगे, वो सब भी फ्री में पिक्चर भी देख सकते हो। अब जब GIC भरोगे तो GIC सर्टिफिकेट आएगा, फिर उसको भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ IELTS का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके साथ संभाल के रखना, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स को। ठंडी बहुत लग रही है अब आपको। अब उसके बाद आपको करवाना होता है मेडिकल। अब मेडिकल में 7,000-8,000 रुपये लगता है। मैंने गुजरात में दिया था, वहाँ KD हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल है। मेरे केस में मैं KD हॉस्पिटल में गया था, देख लेना, उनकी रजिस्टर्ड पैनल हॉस्पिटल की लिंक्स होती है वहाँ पे जाके। और अगर टैटू वेटू करवा रखा है तो उसका 7-8 हज़ार रुपये अलग से लगेगा, ठीक है। तो फिर जो टैटू वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पैसे भी खर्चा करना पड़ेगा। शौक है, बड़ी चीज़ है, तो फिर ज़्यादा पैसे भी खर्चा करते हैं टैटू वाले लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेडिकल दे दिया, अब भाई भगवान का नाम लो, IRCC में अपनी फाइल लगा दो। IRCC में जब फाइल लगाओगे तो कुछ $150 आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है। उसके कुछ टाइम बाद फिर आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक बोले तो दोनों हाथ की 5 और 5 10 उंगली का फिंगरप्रिंट स्कैन वैन करेंगे, ठीक है। कोई तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा, तो बायोमेट्रिक हो जाएगा पास, ठीक है। अब उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब अपने को नहीं करवाना होता है। अपने केस में स्टडी वीज़ा में ये सब नहीं होता था ना, मेरे केस में हुआ, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर चुपचाप वेट करना है। भगवान की दया से अगर सब कुछ फाइल अच्छी तरीके से लगाई होगी, और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बोलना रह गया था। उसके अंदर बेसिकली कन्विंस करना है आपको IRCC के ऑफिसर को कि भाई मैं क्यों वीज़ा लेना चाहता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट लाइन डालनी है, आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन इन कैनेडा।
और किस तरीके से ये जो कोर्स आप ले रहे हो कनाडा के अंदर वो आपको हेल्पफुल होगा, जिसकी वजह से आप इंडिया में जॉब ले सकते हो। ये लिखना पड़ता है, नहीं तो वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर एसओपी खुद से, जनरली तो एसओपी खुद से लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर लगता है ना खुद से नहीं लिख पा रहे हो तो किसी एजेंट से, कंसल्टेंट से भी आप लिखवा सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से थॉरली उसको सही तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। कुछ फालतू पॉइंट्स ऐड मत करना और मेन पॉइंट्स निकालना मत, नहीं तो पूरा का पूरा जो वीज़ा है ना वो एसओपी के बेस पे रिजेक्ट हो सकता है, अगर एसओपी सही नहीं है तो। अगर सही तरीके से सब कुछ फाइल वाइल लगाइए तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिल जाने के बाद जो पासपोर्ट है ना उसके अंदर आपका जो वीज़ा है स्टैम्प होकर आ जाएगा। टिकट विकेट करवाओ, शॉपिंग करो, पैकिंग वैकिंग करो। नेक्स्ट वीडियो में वो भी बना देंगे किस तरीके से क्या क्या करना होता है। और बस फिर भगवान का नाम लेके कनाडा में आओ, यहाँ पे अच्छी तरीके से मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, फिर किस तरीके से फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हो उसके बारे में स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करो। वो स्किल्स पहले से डेवलप करनी चालू कर दो। सबसे पहले गोल बनाओगे, उसको ईजिली प्लान में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना भी बड़ा आपका गोल हो, कितनी भी बड़ी आपकी ड्रीम हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करके ग्रो करके अचीव कर सकते हो। और दूसरा कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ सिम कार्ड बेचने वाले लोग भी आएंगे जो आपको फाइडो वाइडो का सिम कार्ड बेचेंगे। वो अगर इंडिया से लेना है तो भी ले सकते हो, कनाडा में आके लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वो टोटली आपका डिसीजन है। जब फ्लाइट की टिकट बुक करवाओगे एजेंट वेजेंट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उसमें भी फिर आपसे वो पैसे ले लेंगे। ऑलरेडी 15-20 लाख का खर्चा हो जाएगा। जितना हो सके जो काम खुद कर सकते हो खुद से करना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको व्लॉग जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये न्यू व्लॉगिंग चैनल है और अगर किसी भी तरीके की कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा। और लास्ट में हिम्मत नहीं हारनी है। नया ड्रीम है कनाडा आना, नया चैलेंज है तो प्रॉब्लम भी होगी और प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। होम सिकनेस, खाना बनाने की जो प्रॉब्लम है उन सबसे पहले से तैयार हो के आओ। यहाँ आने के बाद घर से दूर आ रहे हो तो होम सिकनेस होगी, लेकिन पहले से पता है कि भाई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका सोल्यूशन भी पहले से दिमाग के अंदर मेंटली स्ट्रांग हो के आओ। और बस कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारे भाई ने भी यहाँ आके फीस खुद के दम पे सेकेंड ईयर की निकाली है, खुद के दम पे पीआर वाली फील्ड वाली जॉब लिए, तो मैंने लिए तो आप भी ले सकते हो। अभी खुद के दम पे हम पीआर भी लेंगे तो इसी तरीके से आप भी ले सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पीआर लेना, पक्का होना, पैसा कमाना, मिलियनर बनना बड़ी चीज़ है, तो वो करेंगे अपने दोनों मिलके। दोस्तों ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, घर भागना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया है, लेकिन फिर भी अगर लगता है किसी को कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, ठंडी की वजह से दिमाग सुन वगैरह हो गया होगा, तो प्लीज़ भाई कमेंट करके जनता के साथ शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो। मेरे को भी इंडिया में बहुत सारे डाउट्स होते थे, आपको भी होंगे। एक दूसरे की हेल्प करो, डाउट को रिमूव करो, पैसे को अंदर एंटर करो। और अब फटाफट मैं ज़रा यहाँ से एग्जिट करता हूँ।